गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 12th ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इससे पहले वाली ई लेक्चर की क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट से रिगार्डिंग चीज़ों को कवर किया था। वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट की क्या रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या क्वांटिफिकेशन होता है रिस्क का, क्या मिटिगेटिंग ऑफ रिस्क होती है, उसके रिगार्डिंग हमने कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 33 वो मेजरिंग रिस्क से रिलेटेड है, जिसके अंदर उसका जो पहला टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट रिस्क। Project risk should be documented in the risk register, a list of all the identified risks, their core causes, categories and responses. Because the assessment of risk is an ongoing activity, the risk register will be updated continuously throughout the life of the project. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट रिस्क को डॉक्यूमेंट सभी आइडेंटिफाइड किए गए रिस्क की एक लिस्ट होती है, उनके रूट कॉजेज, कैटेगरीज और रेस्पॉन्स में रजिस्टर किया जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क का असेसमेंट एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। इसलिए प्रोजेक्ट के थ्रू आउट लाइफ में रिस्क रजिस्टर को कंटिन्यूसली अपडेट किया जाता है। ऑल प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स शुड बी encouraged to identify risk, and this is an iterative process because new risk may become known as the project progresses. The process of identification should involve the project team so they can develop and maintain a sense of ownership and responsibility for the risk and associate risk response actions. इसका मतलब यह हो कि सभी प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स को रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इंकरेज किया जाना चाहिए, और यह एक इटरेटिव प्रोसेस है क्योंकि नए रिस्क को प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के रूप में जाना जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस में टीम को इंक्लूड करना चाहिए ताकि वे रिस्क और एसोसिएट रिस्क के रिगार्डिंग रेस्पॉन्स एक्शन ले सकें और ऑनरशिप और रेस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस को डेवलप कर सकें। द रिस्क प्लान डिफाइंस द लेवल्स of risk that is considered tolerable for the project, how all these will be managed, you will be responsible for them, what time and cost is needed for each, and how risk will be communicated. The stakeholder register list of all the project stakeholders as well as describing and classifying them. The information will be useful in soliciting inputs or for identifying risk, as it will be ensured that key stakeholder participate in the process. इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क प्लान और रिस्क के लेवल को डिफाइन करती है जो प्रोजेक्ट के लिए टॉलरेबल माने जाते हैं। ये सब कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होएगा, ईच प्रोजेक्ट के लिए किस टाइम और कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और कैसे रिस्क को कम्युनिकेट किया जाएगा। स्टेक होल्डर रजिस्टर प्रोजेक्ट्स के सभी स्टेक होल्डर की लिस्ट के साथ साथ उनका डिस्क्रिप्शन और क्लासीफाइंग करते हैं। यह इंफॉर्मेशन रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए इनपुट का सॉलिकेट करने में यूज़फुल होती है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि स्टेकहोल्डर प्रोसेस में पार्टिसिपेट ले। अदर एलिमेंट्स ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट दैट डिस्क्राइब हाउ कॉस्ट, शेड्यूल एंड क्वालिटी आर टू बी मैनेज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विल हैव अ बियरिंग ऑन प्रोजेक्ट रिस्क, एज विल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी डिफाइंड, स्टाफ्ड, मैनेज्ड एंड इवेंचुअली रिलीज्ड. The scope of the project in terms of the products to be created and the activities required will be a source of risk. इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान के अदर एलिमेंट को ये बताते हैं कि कॉस्ट, शेड्यूल और क्वालिटी के मैनेज और इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट के रिस्क पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इस बात की इन्फॉर्मेशन होगी कि ह्यूमन रिसोर्स किस तरह डिफाइंड, स्टाफ्ड, मैनेज और इवेंचुअली रिलीज किए जाएंगे। प्रोजेक्ट्स के क्रिएशन और रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ के टर्म्स में प्रोजेक्ट का स्कोप रिस्क का सोर्स होगा। एनी एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट एंड ड्यूरेशन आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग रिस्क एज दे प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ द लाइकली कॉस्ट टू कंप्लीट शेड्यूल एक्टिविटीज़. रिव्यूइंग these may indicate that the estimate is insufficient to complete the activity and hence poses a risk to the प्रोजेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट और ड्यूरेशन का कोई भी एस्टिमेशन रिस्क के आइडेंटिफिकेशन करने में यूजफुल है, क्योंकि वह उसको पूरा करने के लिए लाइकली कॉस्ट का एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं. इनकी रिव्यूइंग करने से ये इंडिकेशन मिल सकता है कि एक्टिविटी को पूरा करने के लिए एस्टिमेट इनसफिशेंट है और इसलिए ये प्रोजेक्ट के लिए रिस्क है. इसके आगे हम लोग रीड कर रहे हैं कि दीज इंक्लूड एजम्पशन लॉग, work performance reports, earned value reports, network diagram, baseline and other project information proven to be valuable in identifying risk. If the project
requires buying in of resources. Procurement documents become a key input to this process. The complexity and the level of detail of such documents should be consistent with the value of and the risk associated with plant procurement. इसका मतलब ये हुआ कि these include assumption का log, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अर्न वैल्यू रिपोर्ट, नेटवर्क डायग्राम, बेसलाइन और अदर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन रिस्क के आइडेंटिफिकेशन करने में वैल्यूएबल साबित होता है। यदि प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज की खरीद मीन्स उसके बाइंग की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रोक्यूरमेंट डॉक्यूमेंट इस प्रोसेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट इनपुट बन जाते हैं। इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी और लेवल ऑफ डिटेल्स प्लांट प्रोक्यूरमेंट से जुड़े और रिस्क के वैल्यू के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कि लॉज एंड रेगुलेशन गवर्निंग द क्रिएशन ऑफ यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट along with the operational environment within which the product is taking place. The views of the project stakeholders and their willingness to accept risk must also be taken into consideration. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट्स के क्रिएशन या यूज़ को गवर्निंग करने वाले लॉ और रेगुलेशंस को ऑपरेशनल इन्वायरमेंट के साथ साथ जिस प्रोजेक्ट के वितिन हो रहा है उस पर ध्यान देने की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर के व्यू और रिस्क को एक्सेप्ट करने की उनकी विलिंगनेस को भी कंसिडरेशन में रखा जाना चाहिए। इसके आगे हम रीड कर रहे हैं कि रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड directly by experts and relevant experience of similar projects or business areas. These should be identified by the project manager and invited to consider all aspects of the project and suggest possible risk based on their previous experience and areas of expertise. And there are several techniques that can also be used to identify project risk. इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क को सिमिलर प्रोजेक्ट या बिजनेस एरिया के रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाले एक्सपर्ट्स द्वारा डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। इन्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द्वारा आइडेंटिफाइड किया जाना चाहिए और प्रोजेक्ट के सभी एस्पेक्ट्स पर कंसिडर करने और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज के बेस पर पॉसिबल रिस्क को सजेस्ट देने के लिए इनवाइट किया जाना चाहिए। और ऐसी सर्वल टेक्निक्स हैं जिनका यूज प्रोजेक्ट रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यूज़। These are the structured reviews of all project documents up to this point in time, including plans, assumptions, previous project files, contracts, and other information. The quality of the plans as well as consistency between those plans and the project requirements and assumption can be indicators of risk in the project. इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पॉइंट ऑफ टाइम तब सभी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के स्ट्रिक्ट रिव्यूज़ हैं जिसमें प्लान्स, एजम्पशन, प्रीवियस प्रोजेक्ट फाइलें, कॉन्ट्रैक्ट्स और अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती हैं। क्वालिटी ऑफ प्लान्स साथ ही उन प्लान्स और प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट और एजम्पशन के बीच कंसिस्टेंसी प्रोजेक्ट में रिस्क के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। इसके बाद हम रीड कर रहे हैं कि मिसिंग, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में हिंडर the identification of risk and may itself be a source of risk. You can also use the risk breakdown structure developed either from this project or from a previous project to help ensure that all significant risk or categories have been identified. इसका मतलब ये हुआ कि missing, inaccurate या incomplete information risk की आइडेंटिफिकेशन में हिंडर बन सकती है। हिंडर मीन्स होता है बाधा और इटसेल्फ रिस्क का सोर्स हो सकती है। आप इस प्रोजेक्ट से या प्रीवियस प्रोजेक्ट से डेवलप्ड रिस्क को ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का यूज़ भी कर सकते हैं ताकि ये इंश्योर हो सके कि ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क और कैटेगरीज की आइडेंटिफिकेशन की गई है। इसके बाद हम रीड कर रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक एजम्पशन एनालिसिस। एवरी आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ हाइपोथेसिस, सिनेरियोज और एजम्पशंस. Assumption analysis explores the validity of assumption as they apply to the project. It identifies risk to the project from the inaccuracy, inconsistency और incompleteness of assumption. इसका मतलब ये होगा कि एवरी आइडेंटिफाइड किया जाता है कि प्रोजेक्ट रिस्क हाइपोथेसिस, सिनेरियो या एजम्पशन के एक सेट पर बेस्ड है। एजम्पशन का एनालिसिस उन एजम्पशन की वैलिडिटी को एक्सप्लोर करता है जैसे वे प्रोजेक्ट पर अप्लाई होते हैं।
ये इनएक्यूरेसी, इनकंसिस्टेंसी या एजम्पशन की इनकम्प्लीटनेस से प्रोजेक्ट के लिए रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिशबोन डायग्राम, जो हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। रिस्क डायग्रामिंग टेक्निक इंक्लूड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, आल्सो नॉन एज स्कीवा और फिशबोन डायग्राम्स, एंड आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ रिस्क। फ्लो चार्ट कैन आल्सो बी used to show how various elements of a system interrelate and the mechanism of causation has can influence. Diagrams which show causal influences, time ordering of events and other relationships among variables and outcomes. इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क डायग्रामिंग टेक्निक्स में कॉज और इफेक्ट डायग्राम इंक्लूड हैं, जिन्हें इशिकावा या फिशबोन डायग्राम के फॉर्म में भी जाना जाता है और रिस्क के कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़फुल होते हैं। फ्लो चार्ट का यूज़ ये दिखाने के लिए भी किया जा सकता है कि सिस्टम के वेरियस एलिमेंट्स किस प्रकार सिस्टम इंटररिलेट करते हैं और कॉशेशन के मैकेनिज़्म जैसा कि डायग्राम्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो कैजुअल इन्फ्लुएंस, टाइम ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स और अदर रिलेशनशिप को वेरिएबल और आउटकम्स के बीच दिखाते हैं। इसके बाद आज जो हमारा लेक्चर दूसरा और जो हम कवर करने वाले हैं वो है कंटीजेंसी प्लान। इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है SWOT एनालिसिस। दिस टेक्निक लुक्स एट द प्रोजेक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एज वेल एज एन एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। SWOT एनालिसिस इज यूजफुल अप्रोच टू रिस्क असेसमेंट एंड यू कैन लर्न मोर अबाउट द टेक्निक फ्रॉम आवर फ्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेक्निक प्रोजेक्ट को अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ साथ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के लुक से देखती है। SWOT एनालिसिस रिस्क असेसमेंट के लिए एक यूजफुल अप्रोच है और आप इस टेक्निक के बारे में अधिक से अधिक जान सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है SWOT एनालिसिस ई बुक। आइडेंटिफाइड रिस्क शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन अ रिस्क रजिस्टर दैट कंसिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल द आइडेंटिफाइड रिस्क, देयर रूट कॉजेज, categories and responses. The information may be used to update the risk breakdown structure. इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिफाइड किए गए रिस्क को एक रिस्क रजिस्टर में डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, जिसमें सभी आइडेंटिफाइड किए गए रिस्क की लिस्ट, उनके रूट कॉज, कैटेगरीज और रेस्पॉन्स इंक्लूड होंगे। इस इंफॉर्मेशन का यूज रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परफॉर्मिंग अ रिस्क एनालिसिस। दिस प्रोसेस एनालाइज ईच रिस्क फ्रॉम द रिस्क रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट इफ इट वर टू अकर। इट शुड बी परफॉर्म्ड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रिस्क हैव बीन आइडेंटिफाइड सो दैट एप्रोप्रिएट टाइम एंड रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू द मोर सीरियस रिस्क। इट यूजेज द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स कॉल्ड PIM टू रैंक एंड prioritize risk and their information is placed back on the risk register। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस रिस्क के रजिस्टर से ईच रिस्क को एनालाइज करती है। अगर ये होने वाली हो तो इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोजेक्ट पर इम्पैक्ट के कंटेक्स्ट में रिस्क की आइडेंटिफिकेशन होने के बाद इसे जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए, ताकि मोर सीरियस रिस्क के लिए अप्रोप्रिएट टाइम और रिसोर्स एलोकेट किए जा सकें। यह रिस्क को रैंक और प्रायोरिटाइज देने के लिए प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट मैट्रिक्स का यूजेस करता है और ये इंफॉर्मेशन रिस्क रजिस्टर पर वापस रखी जाती है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि लाइक ऑल द प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स फॉर मैनेजिंग रिस्क, दिस वन शुड बी परफॉर्म रेगुलरली बिकॉज न्यू रिस्क will be identified and the characteristics of existing risks may be changed as the project progresses. The risk management plan, part of the overall project plan, will explain the overall approach that needs to be taken to risk management on this particular project. It will detail how much risk is acceptable and how should be involved in carrying out the qualitative analysis of the non-risk. इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क के मैनेजिंग के लिए सभी प्रोसीजर और लाइक प्रोसेस ये रेगुलरली रूप से परफॉर्म किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यू रिस्क को आइडेंटिफाइड किए जाने पर
और प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस पर एग्जिस्टिंग रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान का पार्ट होता है। ओवरऑल अप्रोच को एक्सप्लेन करेगा जो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर रिस्क मैनेजमेंट के लिए नीडफुल है। यह डिटेल में बताएगा कि रिस्क कितना एक्सेप्टेबल है और क्वालिटेटिव एनालिसिस को करने में कौन सा कैरी होना चाहिए, मतलब कि कौन सी टेक्निकों को आगे कैरी करना है उसके सॉल्यूशन के लिए। इसके बाद हम रीड कर रहे हैं, द की एलिमेंट्स ऑफ दिस प्लान यूज्ड इन द प्रोसेस आर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कंडक्टिंग रिस्क मैनेजमेंट, बजट, शेड्यूल और रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज, डेफिनेशन ऑफ रिस्क कैटेगरीज, डेफिनेशन ऑफ रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स एंड स्टेक होल्डर रिस्क टॉलरेंस। इसका मतलब ये हुआ, इस प्रोसेस में यूज़ इस प्लान के की एलिमेंट रिस्क मैनेजमेंट, बजट, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के लिए शेड्यूल, रिस्क कैटेगरीज की डेफिनेशन, रिस्क प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट मैट्रिक्स और स्टेक होल्डर के रिस्क टॉलरेंस के प्रोसेस के लिए रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। रिस्क प्रोबेबिलिटी असेसमेंट investigates the likelihood that each specific risk will occur, whereas risk impact assessment investigates the potential bad effects on a project objectives such as schedule, budget, quality or performance. Both the likelihood and impact are given a score according to the definition given in the risk plan, and these can be considered together to provide a risk score. Risk with a high score will be given high priority, while those with a low score will be included on a watch list for future monitoring. इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क प्रोबेबिलिटी असेसमेंट इस लाइक्लीहुड की इन्वेस्टिगेशन करता है कि ईच स्पेसिफिक रिस्क क्या होगा, जबकि रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट इन्वेस्टिगेट के ऑब्जेक्टिव जैसे कि शेड्यूल, बजट, क्वालिटी या परफॉर्मेंस पर पोटेंशियल इफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करता है। लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट दोनों को दी गई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक स्कोर दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग रिस्क प्लान और रिस्क स्कोर कंसीडर करने के लिए इन्हें एक साथ माना जा सकता है। एक हाई स्कोर वाले रिस्क को हाई प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि लो स्कोर वाले चीज़ों को हम वॉच लिस्ट पर इंक्लूड कर देते हैं, जिससे हम उसका फ्यूचर में उसकी मॉनिटरिंग कर सकें। आज का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर 33 एंड 34, वो आज हम लोगों ने कवर कर रखा है, जिसके अंदर हमने मेजरिंग रिस्क और कंटीजेंसी प्लानिंग फॉर द रिस्क आज हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब इसके आगे हमारे कुछ लेक्चर्स और ही पेंडिंग रह रहे हैं, उसको भी हम जल्दी से जल्दी अब कवर करने वाले हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब हम जो आगे का जो टॉपिक है वो कल के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।